हेलो फ्रेंड्स, सर्वाद्यन कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आज हम हिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैस मीडिया एंड हिस्ट्री। हम समझेंगे कि खबरें यानी न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचती थी, स्पेशली उस जमाने में जब ना टीवी था ना इंटरनेट। सोचिए, आज अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई मैसेज देना हो तो वो सीधे टीवी पर आते हैं और सेकंडों में पूरे देश तक बात पहुंच जाती है। लेकिन पुराने जमाने में जब कोई राजा या बादशाह कोई फरमान जारी करता था तो वो सब लोगों तक कैसे पहुंचता था? तब एक आदमी होता था जिसे टाउन क्रायर कहते थे। वो गली गली ढोल पीटते हुए जाता था और जोर जोर से चिल्लाकर राजा का संदेश सुनाता था। कितना फर्क है ना आज में और कल में। बस इसी सफर को हम आज समझेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मास मीडिया होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स आने से पहले न्यूज़ कैसे फैलती थी। उसके बाद इंडिया के पहले न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे कि वर्नैक्युलर प्रेस यानी हमारी अपनी भाषाओं के न्यूज़पेपर्स कैसे शुरू हुए। और आखिर में इन न्यूज़पेपर्स ने देश को आज़ाद कराने में क्या रोल निभाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये मास मीडिया आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल है। दो शब्दों से बना है, मैस और मीडिया। मैस का मतलब होता है लोग, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यानी जनता। और मीडिया का मतलब होता है माध्यम यानी जरिया। तो मैस मीडिया का सीधा सा मतलब हुआ कम्युनिकेशन का वो माध्यम जिसके जरिए हम एक ही समय पर बहुत सारे लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ पहुंचा सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो। सिंपल है ना? अच्छा, तो जब न्यूज़पेपर नहीं थे तब क्या था? तब भी तो राजा महाराजा होते थे, उनको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी होती थी। तो वो क्या करते थे? चलिए देखते हैं कि अखबार से पहले की दुनिया में खबरें कैसे सफर करती थी। पुराने समय में कम्युनिकेशन बहुत अलग था। जैसे हमारे यहाँ एम्परर अशोका ने अपने संदेश, अपने एडिक्ट्स बड़े बड़े पत्थरों और पिलर्स पर खुदवा दिए थे ताकि आने जाने वाले लोग उसे पढ़ सकें। रोमन एम्पायर में एक्टा ड्यूरना नाम की चीज होती थी, जिसका मतलब है डेली एक्ट्स। इसमें सरकारी आदेश लिखकर उन्हें पब्लिक जगहों पर लगा दिया जाता था। और जैसा हमने पहले बात की, मेडिवल इंडिया में तो टाउन क्रायर्स यानी ढोल बजाकर मुनादी करने वाले लोग होते थे। लेकिन ये सब तरीके बहुत स्लो थे और बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाते थे। असली बदलाव तो 1780s के आसपास आया। और ये बदलाव आया प्रिंटिंग प्रेस के आने से। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए वो अपने साथ प्रिंट टेक्नोलॉजी लाए। और इसी के साथ इंडिया में मास मीडिया के एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक क्रांति आ गई इन्फॉर्मेशन की दुनिया में। और इसी क्रांति का पहला परिणाम था इंडिया का पहला न्यूज़पेपर, जिसका नाम था बंगाल गज़ेट। ये इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये शुरू हुआ था 29 जनवरी 1780 में। इसे शुरू किया था एक आयरिश आदमी जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। इसका एक और नाम भी था, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। ये डेट्स और नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन पर ध्यान देना। देखो, बंगाल गज़ेट शुरू तो हो गया, लेकिन वो इंग्लिश में था, तो उसे पढ़ने वाले लोग भी ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे। आम हिंदुस्तानी तक उसकी पहुंच नहीं थी। असली बदलाव तब आया जब इंडिया की अपनी भाषाओं में यानी वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स छपने शुरू हुए। यहाँ से खबरें सच में मासेस तक यानी आम जनता तक पहुंचना शुरू हुई। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर दर्पण। ये मराठी भाषा का पहला न्यूज़पेपर था। इसे 1832 में बॉम्बे में शुरू किया गया था और इसके फाउंडर थे बालशास्त्री जांभेकर। ये एक बहुत बड़ा कदम था इंडियन जर्नलिज्म के इतिहास में। और दर्पण की ताकत इस बात से पता चलती है कि वो किस तरह के टॉपिक्स पर लिखता था। उसमें सिर्फ व्यापार या अंग्रेज़ों की खबरें नहीं होती थीं, उसमें समाज के मुद्दे उठाए जाते थे। जैसे एक हेडलाइन थी, द रीमैरिज ऑफ द हिंदू विडोज। मतलब उस जमाने में ये न्यूज़पेपर हिंदू विधवाओं की दूसरी शादी के हक के लिए आवाज़ उठा रहा था। ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ी और हिम्मत की बात थी। तो यहाँ फर्क साफ दिखता है। अगर हम तुलना करें तो बंगाल गज़ेट इंग्लिश में था और इसके रीडर्स ज्यादातर ब्रिटिश लोग थे। उसे शुरू करने वाला भी एक अंग्रेज जेम्स हिकी था। वहीं दूसरी तरफ दर्पण मराठी में था, जिसे आम हिंदुस्तानी पढ़ते थे, और उसे शुरू करने वाले भी एक हिंदुस्तानी बालशास्त्री जांभेकर थे। तो आप देख सकते हैं कि प्रेस अब अंग्रेजों के हाथ से निकलकर हिंदुस्तानियों की आवाज बन रहा था। दर्पण के बाद तो जैसे एक लहर सी आ गई। एक के बाद एक अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मकसद से कई सारे न्यूज़पेपर्स शुरू हुए।
हर न्यूज़पेपर की अपनी एक अलग आवाज़ थी, एक अलग मिशन था। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के बारे में जानते हैं। एक था प्रभाकर। इसने सामाजिक जागरूकता फैलाई और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे इंटरनेशनल टॉपिक्स पर लिखा। फिर था ज्ञानोदय। इसकी खास बात ये थी कि इसने पहली बार एशिया और यूरोप के मैप्स प्रिंट किए थे। इससे लोगों को दुनिया के बारे में जानकारी मिली। एक और था इंदु प्रकाश, जिसने विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज का जोर शोर से समर्थन किया। और दीनबंधु नाम का न्यूज़पेपर, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये आम लोगों यानी बहुजन समाज के मुद्दे उठाता था। तो हर न्यूज़पेपर का एक अहम योगदान था। एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। जब इंडिया में पहली बार रेलवे शुरू हुई तो ज्ञानोदय अखबार ने इस पर एक हेडलाइन छापी, चक्या महोज़बा। इसका मोटा मोटा अनुवाद होगा शैतान के पहिए, यानी व्हील्स ऑफ द डेविल। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग इस नई टेक्नोलॉजी को देखकर कितने हैरान थे, शायद थोड़े डरे हुए भी थे। अखबार उस दौर की सोच को आईना दिखाते थे। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम आते हैं इंडियन प्रेस के सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पर। वो रोल था देश की आज़ादी की लड़ाई में। इन न्यूज़पेपर्स ने कलम को तलवार बना दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुए। और जब हम आज़ादी की लड़ाई में न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, केसरी जो मराठी में था और मराठा जो इंग्लिश में था। ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये एक आंदोलन की आवाज़ थे। इन दोनों न्यूज़पेपर्स को 1881 में शुरू किया गया था और इनके पीछे थे आज़ादी के दो बड़े सेनानी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर। इनका मकसद साफ था, देश के लोगों को जागरूक करना। वो अपने एडिटोरियल्स में, अपने लेखों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस करते थे। वो ब्रिटिश सरकार की गलत पॉलिसीज को लोगों के सामने लाते थे। धीरे धीरे ये अखबार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत ताकतवर आवाज़ बन गए। तो अगर हम सारी बात को समेटे तो हम कह सकते हैं कि इन शुरुआती न्यूज़पेपर्स ने 4 बड़े काम किए। पहला, उन्होंने लोगों तक जानकारी और ज्ञान पहुंचाया। दूसरा, उन्होंने समाज में जागरूकता लाई। तीसरा, उन्होंने देश को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पॉलिटिकल डिबेट्स हो सकती थीं। और चौथा और सबसे ज़रूरी काम, उन्होंने पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ा और एक नेशनल आइडेंटिटी यानी एक राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद की। तो पत्थर पर लिखे संदेशों से शुरू हुआ ये सफ़र प्रिंट की क्रांति से गुजरते हुए आज़ादी की लड़ाई तक पहुंचा। मास मीडिया की कहानी लोगों के जुड़ने और बदलाव लाने की कहानी है। और यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कागज़ पर छपी स्याही ने हमारा अतीत बनाया, हमारा पास्ट शेप किया, तो आज का मीडिया, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर कैसे बना रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। और हाँ, चैप्टर को रिवाइज ज़रूर कर लेना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ा था। आज वी विल कंटिन्यू विद द हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया इन इंडिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचो, आज के टाइम में फोन पे एक टैप और पूरी दुनिया की खबर। इट्स इंस्टेंट, राइट? बट पहले ऐसा नहीं था। जनरेशंस पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना पड़ता था, या तो अगले दिन के न्यूज़पेपर का या रेडियो पर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट का। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। न्यूज़पेपर्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसे कहते हैं पीरियोडिकल्स। ये सिर्फ डेली न्यूज़ नहीं देते थे, इनका काम था लोगों की सोच को यानी पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। सर, स्टूडेंट्स के लिए पीरियोडिकल का मतलब क्लियर कर देते हैं। बेटा, पीरियोडिकल मतलब कोई भी मैगजीन या जर्नल जो एक रेगुलर इंटरवल पर पब्लिश हो। रेगुलर इंटरवल का मतलब है एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे वीकली यानी हर हफ्ते, मंथली यानी हर महीने, या क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में एक बार। और इसमें सबसे बड़ा नाम है बाल शास्त्री जंभेकर का। उन्हें पायनियर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है। पायनियर मतलब जिन्होंने किसी चीज की शुरुआत की हो। यस, और उनके मैगजीन का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। द नेम वॉज दिग्दर्शन। ये मराठी लैंग्वेज का पहला मंथली मैगजीन था और इसके स्टार्ट होने के बाद ही भारतीय इतिहास यानी संस्कृति जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट जर्नल्स शुरू हुए। तो उन्होंने एक रास्ता बनाया बाकियों के लिए। अब देखो, प्रिंट मीडिया तो आ गया, बट उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था। यू नीड टू बी लिटरेट। तो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और इसकी शुरुआत हुई रेडियो से। रेडियो ने लिटरेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। राइट, ऑल इंडिया रेडियो की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी जर्नी 3 स्टेप्स में हुई। स्टेप 1, पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC। स्टेप 2,
फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया और नाम रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS। और फाइनली स्टेप 3, 1936 में इसका नाम हुआ ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैक्ट है इसके बारे में, इंडिपेंडेंस के बाद AIR को एक नया नाम मिला, आकाशवाणी। ये नाम फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने सजेस्ट किया था। आकाशवाणी का मतलब होता है वॉइस फ्रॉम द स्काई। कितना परफेक्ट नाम है ना? AIR का एक बहुत पॉपुलर सर्विस था विविध भारती। इसकी खास बात यह थी कि ये 24 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस और बहुत सारी डायलेक्ट्स में ब्रॉडकास्ट होता था। सोचो, देश को एंटरटेनमेंट से जोड़ने का कितना बड़ा काम किया इसने। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलो, अब सुनने की बात तो हो गई, रेडियो से हम सुन सकते थे, बट व्हाट अबाउट सीइंग इट, देखने का एक्सपीरियंस? तो अगला बड़ा स्टेप, द नेक्स्ट बिग लीप इन मास मीडिया वाज टेलीविजन। इंडिया में टेलीविजन की शुरुआत दिल्ली दूरदर्शन सेंटर से हुई और इसका इनॉग्रेशन इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चंस। शुरुआत दिल्ली से हुई, उसके बाद 1972 में मुंबई में दूरदर्शन सेंटर शुरू हुआ। फिर 1982 में एक बड़ा चेंज आया, कलर टीवी आ गया, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था साल 1991। यस, 1991 इज अ लैंडमार्क हियर। इस साल गवर्नमेंट ने प्राइवेट और इंटरनेशनल चैनल्स को इंडिया में ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन दे दी। इससे पहले इंडिया में सिर्फ एक टीवी चैनल था, दूरदर्शन, और 1991 के बाद हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स आ गए। इट वॉज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन इंडियन टेलीविजन। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इतना पुराना हिस्ट्री क्यों जानना है? बिकॉज मैस मीडिया का जो मेन पर्पस है, जो फंक्शंस हैं, वो आज भी सेम है, भले ही टेक्नोलॉजी बदल गई हो। Let's summarize the core functions of mass media. First, to provide fresh information to the people. Second, to create and spread public awareness, यानी लोगों को important issues पर जागरूक करना. Third, to provide entertainment. And fourth, इस field में professional opportunities create करना, यानी jobs पैदा करना. तो हमने देखा कि कैसे मीडिया इवॉल्व हुआ है, प्रिंट से रेडियो, रेडियो से टीवी और अब इंटरनेट। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है। अब सोचो आगे क्या, मीडिया का नेक्स्ट एवोल्यूशन कैसा होगा? आप इसके बारे में ज़रूर सोचना। और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए और हमारे सारे लेक्चर्स के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दिस पार्ट बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। थँक यू। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेसमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण इतिहास म्हणजे हिस्ट्री या विषयातला एक फार इंटरेस्टिंग चॅप्टर सुरू करणार आहोत। क्लास 10चा चॅप्टर 5 मास मीडिया अँड हिस्ट्री। आता मास मीडिया म्हटल्यावर तुमच्या डोक्यात काय येतंय? मोबाईल, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बरोबर ना? पण एक क्षण विचार करा, इमॅजिन अ वर्ल्ड विदाउट युअर फोन। जेव्हा हे काही नव्हतं तर तेव्हा लोक एकमेकांशी कनेक्ट कसे व्हायचे? देशात काय चाललंय हे कसे कळायचे? हा जो मीडियाचा प्रवास आहे फ्रॉम प्रिंट टू प्राइम टाइम, तो आपण आज समजून घेणार आहोत। इट्स अ फॅन्टॅस्टिक स्टोरी। सो चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि चला लेक्चरला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आहे, थिंक अबाउट द चॅलेंज। आपल्या भारत देश किती मोठा, किती विविधता, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन्स ऑफ पीपल, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे, माउंटेन्स, रिव्हर्स या सगळ्यांनी विभागलेले। अशा देशाला जोडणं हे काही सोपं काम नव्हतं। कनेक्टिंग देम वॉजंट जस्ट अबाउट टेक्नॉलॉजी, इट वॉज अबाउट बिल्डिंग अ नेशन। एक राष्ट्र बनवायचा होता आणि या राष्ट्राला जोडण्याचं काम मीडियाने केला, स्टेप बाय स्टेप। आणि याची सुरुवात झाली एकदम सिंपल गोष्टीपासून। हा मीडिया रेव्होल्यूशनची पहिली ठिणगी इट स्टार्टेड ऑन पेपर, इन कागदावर। जेव्हा इंडिया आपली नवी ओळख शोधत होता, लोकांची ज्ञानाची भूक वाढत होती। दे वर नॉट जस्ट सॅटिस्फाईड विथ द डेज इव्हेंट्स। फक्त आज काय झाला एवढंच जाऊन घ्यायचा नव्हता, त्यांना समजून घ्यायचा होता, कॉन्टेक्स्ट पाहिजे होता, नवीन आयडियाज हव्या होत्या ज्याने देशाचा फ्युचर बनेल। आणि ह्या गरजेतून जन्म झाला एक नवीन प्रकारचा प्रिंट मीडियाचा। या नवीन प्रकाराला म्हणतात पिरियॉडिकल्स। हा शब्द ऐकून घाबरायचा नाही। लेट्स ब्रेक इट डाऊन। अ पिरियॉडिकल इज अ पब्लिकेशन दॅट इज इश्यूड ॲट रेग्युलर इंटरवल्स। म्हणजे एक पब्लिकेशन जे रेग्युलर टाइम गॅपमध्ये पब्लिश होतं। फॉर एक्झाम्पल, वीकली म्हणजे दर आठवड्याला, मंथली म्हणजे दर महिन्याला आणि ॲन्युअली म्हणजे दर वर्षाला। न्यूजपेपर कसा रोज येतो, पण पिरियॉडिकल आठवड्याने, महिन्याने किंवा वर्षाने येतो। थिंक ऑफ देम ॲज दी ओरिजिनल डीप डाइव ब्लॉग्स और नीश यूट्यूब चॅनल्स ऑफ दॅट टाइम।
डेली न्यूजमधल्या धकाधकपासून थांबून एका टॉपिकवर शांतपणे विचार करायला, त्याला समजून घ्यायला हे पिरियॉडिकल्स मदत करायचे. आणि या मूव्हमेंटच्या सेंटरमध्ये एक विजनरी माणूस होता, त्यांचं नाव बालशास्त्री जांभेकर. त्यांना द फादर ऑफ मराठी जर्नलिझम पण म्हणतात. बालशास्त्री जांभेकर यांना एक गोष्ट कळाली होती की लोकांना फक्त माहिती नको आहे, त्यांना एक कन्सिस्टंट कॉन्व्हर्सेशन, एक सातत्यपूर्ण चर्चा हवी आहे. त्यामुळे त्यांनी मराठी भाषिकांसाठी एक असा पब्लिकेशन सुरू केला जे एका विश्वासू मित्रासारखा दर महिन्याला लोकांच्या घरी पोचणार होता. आणि त्या पब्लिकेशनचं नाव होतं दिग्दर्शन. हे फक्त एक मॅगझिन नव्हतं. दिग्दर्शन वॉज द व्हेरी फर्स्ट मंथली मॅगझिन इन द मराठी लँग्वेज. एक लँडमार्क मोमेंट होता हा. हे रेव्होल्युशनरी होता. त्याने हे प्रूव्ह केलं की प्रिंट मीडिया फक्त दिवसभराच्या न्यूज रिपोर्ट करू शकत नाही, तर ते एज्युकेट करू शकता, इन्फॉर्म करू शकता आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, इट कॅन बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ रीडर्स. विचारांची देवाणघेवाण करून एक समाज घडवण्याचं काम दिग्दर्शनने केलं. प्रिंट मीडियाची एक मोठी लिमिटेशन होती. यू हॅड टू बी एबल टू रीड. तुम्हाला साक्षर असायला लागायचा. पण त्या काळात साक्षरतेचं प्रमाण फार कमी होतं. तर द नेक्स्ट रेव्होल्युशन वुड शॅटर दॅट बॅरियर. पुढची क्रांती अशी होती ज्यात शब्द हवेतून प्रवास करून लाखो लोकांच्या घरात, त्यांच्या कानात डायरेक्ट पोचणार होते. दिस वॉज द एज ऑफ द रेडिओ. ज्या आज आपला नॅशनल ब्रॉडकास्टर आहे ऑल इंडिया रेडिओ, त्याचा जन्म हा हळूहळू झाला. सुरुवात 1920मध्ये एक प्रायव्हेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीपासून झाली. पण ब्रिटिश सरकारच्या लवकरच लक्षात आलं की या रेडिओची पॉवर किती मोठी आहे. इट कॅन इन्फ्लुएन्स पीपल. म्हणून त्यांनी ते आपल्या कंट्रोलमध्ये घेतला आणि 1936मध्ये त्याला एक नवीन नाव दिला, ऑल इंडिया रेडिओ किंवा AIR. आफ्टर 1947 जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा रेडिओ फक्त एंटरटेनमेंटचं साधन नव्हता. इट बिकेम अ पॉवरफुल टूल ऑफ नेशन बिल्डिंग. नवीन भारत सरकारसाठी AIR हा तो आवाज होता जो दूरदूरच्या गावात, वाडी वस्त्यावर पोचू शकत होता. सरकारी योजना, शेतीच्या पद्धती, आरोग्याच्या गोष्टी हे सगळं लोकांपर्यंत पोचवण्याचं काम रेडिओने केलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा, इट हेल्प टू स्टिच टुगेदर द आयडिया ऑफ अ सिंगल युनिफाईड इंडिया. एक देश, एक आवाज. आणि रेडिओची रीच किती होती ह्याचा अंदाज या एका आकड्यावरून येईल. 24. हा आकडा आहे त्या रिजनल लँग्वेजेसचा ज्यामध्ये ARचा एक अत्यंत लोकप्रिय प्रोग्राम विविध भारती प्रसारित केला जायचा. इमॅजिन करा पॉवर याची. एक प्रोग्राम, पण तो देशाच्या 24 वेगवेगळ्या भाषांमधनं लोकांपर्यंत पोचतोय. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेत ते ऐकायला मिळायचा. हे होतं कनेक्शन, हे होतं नॅशनल इंटिग्रेशन. पान जगाला ऐकणं ही एक गोष्ट होती, पण जे पुढचे इन्व्हेन्शन आलं त्याने भारताला जग पाहायला शिकवलं. द नेक्स्ट ग्रेट डिस्रप्शन अराइव्ड इन अ बॉक्स. एक डब्बा जो लवकरच देशाच्या प्रत्येक घरातल्या लिव्हिंग रूमचा सेंटरपीस बनला, टेलिव्हिजन. हा बदल फार मोठा होता. द डिफरन्स वॉज प्रोफाऊंड. रेडिओ होता थिएटर ऑफ द माइंड, मनाचं नाट्यगृह. म्हणजे कॉमेंटेटर क्रिकेट मॅच डिस्क्राईब करायचा आणि आपण मनात चित्र उभं करायचो. पण टेलिव्हिजनवर तुम्ही तो बॉल बाउंड्रीला जाताना पाहू शकत होतात. जग फक्त डिस्क्राईब केला जात नव्हता, ते दाखवल्या जात होता. फॉर द फर्स्ट टाइम यू कुड सी द वर्ल्ड फ्रॉम युअर होम. इंडियन टेलिव्हिजनचा एक फिक्स्ड बर्थडे आहे. देशाचा पहिला आणि पुढची काही दशके एक मे चॅनल होता, दूरदर्शन. आणि त्याचा लॉन्च हा काही साधासुधा इव्हेंट नव्हता. इट वॉज अ स्टेट ओकेजन. त्याचं उद्घाटन स्वतः भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी केला. ह्या गोष्टीवरून त्याचं महत्त्व लक्षात येतं. इट सिग्नल्ड इट्स इम्पॉर्टन्स टू द न्यू नेशन. सुरुवातीला टीव्हीचा प्रसार हळू होता. 1959मध्ये दिल्ली, मग 1972मध्ये मुंबई. पण खरा गेम चेंजर आला 1982मध्ये, द अरायव्हल ऑफ कलर टेलिव्हिजन. एका पूर्ण पिढीसाठी हा अनुभव एकदम जादूसारखा होता. जग लिटरली ब्लॅक अँड व्हाईटमधून रंगीत झाला होता. आणि ह्याचं एक कारण होतं 1982चे एशियन गेम्स जे दिल्लीमध्ये झाले होते. त्यामुळे सरकारने कलर टीव्ही आणला आणि त्यानंतर रामायण, महाभारत, हुमलोक, बुनियाद या सिरियल्सने तर इतिहास घडवला. सगळं कुटुंब, आजूबाजूची शेजारी सगळे एकत्र बसून टीव्ही बघायचे. इट वॉज अ मॅसिव्ह कल्चरल मोमेंट. अनेक वर्षापर्यंत भारतात रेडिओवर एक आवाज होता आणि टीव्हीवर एक चॅनल, सरकारी. पण हे सगळं एका वर्षात कम्प्लिटली बदलणार होतं. एक असा वर्ष ज्याने आजचा हा व्हायब्रंट, किऑटिक, मल्टी चॅनल मीडिया लँडस्केप तयार केला. 1991 1991. हा वर्ष इतिहासात फार महत्त्वाचा आहे. ह्या वर्षी जेव्हा भारताने आपली इकॉनॉमी, आपली अर्थव्यवस्था जगासाठी ओपन केली, लिबरलायझेशनचं धोरण स्वीकारले, तेव्हा सरकारने आपले एअरवेज म्हणजे ब्रॉडकास्टिंगचे राईट्स प्रायव्हेट प्लेयर्ससाठी पण ओपन केले. दिस सिंगल गव्हर्नमेंट डिसिजन वुड चेंज द मीडिया लँडस्केप फॉरएव्हर.
आणि ह्याचा इफेक्ट असा झाला जसा एखादा डॅम फुटावा. ऑलमोस्ट ओव्हरनाईट नवीन चॅनल्सचा पूर आला. फॉर द फर्स्ट टाइम भारतीयांसमोर चॉईस होता. तुमच्या हातात रिमोट कंट्रोल आला आणि त्याला पॉवर आली. तुम्ही सरकारी न्यूज चॅनलवरून डायरेक्ट इंटरनॅशनल म्युझिक व्हिडिओजवर जाऊ शकत होतात, रिजनल सिरियल्स बघू शकत होतात. द मोनोपोली वॉज ब्रोकन. एकच प्रकारचा कॉन्टेंट बघण्याची सक्ती संपली आणि मॉडर्न इंडियन टीव्हीचा जन्म झाला. चला तर मग आपण जो प्रवास केला त्याला एकदा रिवाईज करूया. फ्रॉम स्पेशलाइज्ड मॅगझिन्स फॉर द फ्यू, जे डेली न्यूजच्या पलीकडे जाऊन ज्ञान देत होते, तिथून आपण रेडिओकडे आलो, ज्याने आवाजाच्या माध्यमातून पूर्ण देशाला एकत्र आणला. नंतर आला टेलिव्हिजन, ज्याने रंगीत चित्र घराघरात पोहोचवले. आणि शेवटी 1991च्या लिबरलायझेशनने हे सगळं चित्र पलटवलं आणि आजचा हा चॉईस फील्ड मीडिया वर्ल्ड तयार केला. आणि हा प्रवास आपल्याला आजपर्यंत घेऊन येतो. आपण एक सरकारी चॅनलपासून आज हजारो लाखो ऑप्शन्स जे आपल्या मोबाईलमध्ये स्ट्रीम होतात इथपर्यंत आलोय. द ट्रान्सफॉर्मेशन हॅज बीन ब्रेथ टेकिंग. इट्स इनक्रेडिबल. तर प्रश्न हा आहे की व्हॉट्स नेक्स्ट? पुढचा चॅप्टर काय असेल? पुढच्या 30 वर्षात मीडिया आणि कनेक्शन याचा अर्थ काय असेल? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. ठीक आहे, तर आज आपण इथेच थांबूया. रिव्हिजन नक्की करा आणि दिलेले नोट्स वाचा. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये यापुढचा भाग शिकूया. चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका.